महाभारत के युद्ध में एक रोचक प्रसंग है कि कृष्ण ने गुरु द्रोणाचार्य के वध के लिए क्या रणनीति तैयार की थी। द्रोण की कमजोरी थी पुत्र मोह। द्रोण के पुत्र का नाम था अश्वत्थामा, जो एक वीर योद्धा था। कृष्ण ने भीम से अश्वत्थामा नाम के एक हाथी का वध कराया और अफवाह फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोण को लगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन वे इस पर तभी विश्वास कर सके जब न्याय के प्रतीक धर्मराज युधिष्ठिर ने यह कहा, अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरो। द्रोण केवल अश्वत्थामा हतो यहां तक सुन पाए, बाकी हिस्सा कृष्ण के शंखनाद के कारण नहीं सुन पाए। यह प्रसंग नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के संदर्भ में ध्यान आता है, जहां एक रिपोर्ट में यह बात सामने आती है कि नोटबंदी को लेकर शायद सुप्रीम कोर्ट में पूरी बात नहीं बताई गई है। आज के खर्चा पानी में इसी पर विस्तार से हम बात करेंगे, जानेंगे कि केंद्र और आरबीआई ने नोटबंदी को लेकर क्या सच छुपाया है। लेकिन उससे पहले लल्लन टॉप क्विज से जुड़ी एक जरूरी सूचना। अगर कंपटीशन की कर रहे हैं कड़क तैयारी, तो अब आपकी है बारी। रोज रात 9 बजे हर दिन नए टॉपिक पर खेलें क्विज और जीते इनाम सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर। सूचना समाप्त, अब वापस शो पर आते हैं। मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले को लेकर सवाल उठते रहे हैं। नोटबंदी सही कदम था या गलत, इस पर तो 2 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। लेकिन इससे पहले रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार ने नोटबंदी से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपने अपने हलफनामे पेश किए हैं। मोदी सरकार ने कोर्ट में पेश किए गए अपने हलफनामे में कहा कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी को लेकर किया गया फैसला एक सोचा समझा फैसला था, जिस पर आरबीआई के साथ नोटबंदी से 9 महीने पहले फरवरी 2016 में सलाह मशवरे का दौर शुरू हुआ था। आरबीआई ने भी अपने हलफनामे में सुप्रीम अदालत से कहा है कि नोटबंदी में सभी जरूरी नियम कायदों का पालन हुआ था और ये कदम आरबीआई की रिकमेंडेशन पर उठाया गया था। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस अखबार में 28 दिसंबर को उदित मिश्रा की लिखी खबर बताती है कि आरबीआई और केंद्र सरकार ने अपने हलफनामों में आरबीआई की ओर से की गई उन आलोचनाओं का जिक्र नहीं किया है, जिनमें बैंक के सेंट्रल बोर्ड ने सरकार के उन तर्कों की आलोचना की थी जिनके आधार पर नोटबंदी को जरूरी फैसला ठहराया गया था। इसके साथ ही कोर्ट को यह भी नहीं बताया गया है कि केंद्रीय बैंक की ओर से सरकार को यह कदम उठाने के लिए जरूरी रिकमेंडेशन किए जाने से पहले इन आलोचनाओं को दर्ज कराया गया था। 8 नवंबर 2016 को पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से नोटबंदी का ऐलान करने से कुछ घंटे पहले ही आरबीआई ने अपनी सेंट्रल बोर्ड की मीटिंग में उठाए गए सवालों को मिनट्स ऑफ मीटिंग के रूप में औपचारिक रूप से दर्ज किया था। केंद्र सरकार की ओर से नोटबंदी को एक जरूरी कदम साबित करने की दिशा में भारतीय जीडीपी और कैश इन करेंसी यानी चलन में जो मुद्रा है उसमें असंतुलित वृद्धि को एक मुख्य वजह बताया गया था। पीएम मोदी ने 8 नवंबर 2016 को दिए राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा था कि जो करेंसी उस समय चलन में है उसका भ्रष्टाचार से सीधा संबंध है। हलफनामे में बताया गया है साल 2011-12 से 2015-16 के बीच चलन में जितनी करेंसी है वो जीडीपी की लगभग 11% रही है। अन्य रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए ये भी बताया गया है कि भारत का कैश टू जीडीपी रेशियो 11.55% है, जो कि अमेरिका के कैश टू जीडीपी रेशियो 7.74% से कहीं ज्यादा है। लेकिन इन हलफनामों में ये नहीं बताया गया है कि कैश टू जीडीपी रेशियो नोटबंदी के बाद 3 साल के अंदर ही नोटबंदी से पहले वाले स्तर पर पहुंच गया। आरबीआई ने 2019-20 की रिपोर्ट में बताया है कि 2019-20 में अनुपात 11.3 से बढ़कर 12% तक पहुंच गया। इसके बाद आरबीआई के मुताबिक साल 2020-21 में अनुपात 14.4% तक पहुंच गया था, जिसके बाद 2021-22 में 13.7% तक आया। हलफनामे में यह भी बताया गया है कि पिछले 5 सालों में 50 और 100 के नोटों की तुलना में 500 और 100 के नोटों को जारी करने की दर में रिस्पेक्टिवली 76.38% और 108.98% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पूरी अर्थव्यवस्था में हुई तरक्की से तुलना करने पर यह वृद्धि दर साफ नजर नहीं आती है। इसके साथ ये भी बताया गया है कि साल 2014-15 और 2015-16 के आर्थिक सर्वे में उपलब्ध आंकड़ों पर नजर डालें तो 2011-12 से 2015-16 के बीच अर्थव्यवस्था के आकार में 30% से कम की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लेकिन इन हलफनामों में ये नहीं बताया गया कि आरबीआई की केंद्रीय बोर्ड ने सरकार के इस विश्लेषण पर सवाल उठाए थे। इस बारे में हमने वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार से भी बात की। आइए उन्हें सुनते हैं। जो आरबीआई है उसने जो एफिडेविट अपना दिया है सुप्रीम कोर्ट में,
वो सरकार की पोजीशन को रीइंफोर्स करता है कि कंसल्टेशन हुआ और पहले से कंसल्टेशन वगैरह हुआ। लेकिन जो बात सामने नहीं आई वो ये कि आरबीआई ने कहा था कि इससे कोई काले धन की अर्थव्यवस्था पे असर नहीं पड़ेगा, और उन्होंने ये भी कहा कि जो फेक करेंसी है, जो काउंटरफीट करेंसी है, जिसकी वजह से सरकार ने कहा उनके तीन जो मुद्दे हैं उनमें से एक कि एक बहुत अहम मुद्दा है, तो उन्होंने बताया कि ये तो ना के बराबर है। मतलब 17 लाख करोड़ में मुश्किल से 400 करोड़ है, तो यानी कि 0.002% भी नहीं है। हाँ, तो इतनी थोड़ी सी करेंसी को निकालने के लिए हम इतना बड़ा काम करें कि बड़े बड़े नोट का वो जो 15.4 लाख करोड़ रुपए था उसको हम वो डिमोनेटाइज कर दें, तो वो उनको बात सही नहीं लगी। फिर वो टेररिज्म की बात की, टेररिज्म जो फाइनेंस होता है काउंटरफीट करेंसी, उसका तो कोई जिक्र हुआ ही नहीं मिनट्स में, तो यानी कि वो भी एक कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। हाँ, तो जो बात जो उसमें एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट को जो सबमिट किया आरबीआई ने, उनको अपने मिनट्स को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करना चाहिए था। तो मिनट्स को उन्होंने रिफ्लेक्ट नहीं किया कि उनकी मतलब असहमति थी, तो क्योंकि सरकार का ऑर्डर था तो इसलिए उन्होंने रिकमेंड कर दिया, लेकिन उनके हिसाब से ये सही नहीं है। नोटबंदी की घोषणा से ठीक 2.5 घंटे पहले यानी 5:30 बजे हुई इस मीटिंग में आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड ने कहा कि अर्थव्यवस्था में वृद्धि की जो दर बताई गई है वो ठीक है। उसके लिहाज से कैश इन सर्कुलेशन में वृद्धि नाम मात्र है। इन्फ्लेशन को ध्यान में रखा जाए तो अंतर इतना ज्यादा नहीं नजर आएगा। ऐसे में ये तर्क पूरी तरह से नोटबंदी के फैसले का समर्थन नहीं करता। केंद्र सरकार के हलफनामे के मुताबिक चलन में मौजूद नकली नोट करेंसी उन 3 बड़ी बुराइयों में शामिल हैं जिन्होंने पिछले साल भारतीय अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया। इस हलफनामे में ये नहीं बताया गया है कि आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड ने इस तर्क पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा था। हालांकि नकली नोटों का होना एक चिंता का विषय है, लेकिन चलन में जाली नोटों का मूल्य 400 करोड़ रुपए है, जो कि 17 लाख करोड़ रुपए के असली नोटों की तुलना में बहुत ज्यादा नहीं है। केंद्र सरकार ने अपने एफिडेविट में यह भी बताया है कि नोटबंदी का मकसद काला धन की समस्या दूर करना भी है, जो बड़ी कीमत वाले नोटों के जरिए जमा की जाती है और जो अक्सर जाली नोट होते हैं। आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि ज्यादातर काला धन नकदी के रूप में नहीं बल्कि गोल्ड और अचल संपत्ति मसलन प्रॉपर्टी आदि के रूप में जमा किया गया है और नोटबंदी से इन संपत्तियों पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में लिखा है कि इस कदम का उद्देश्य नकली करेंसी के जरिए आतंकवाद और ऐसी ही दूसरी गतिविधियों को रोकना था, लेकिन कोर्ट को ये नहीं बताया गया है कि आरबीआई की बैठक में इस बारे में कोई चर्चा ही नहीं हुई। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की, सुनते हैं उन्हें। आरबीआई कोई काले धन की अर्थव्यवस्था पे रिसर्च नहीं करता है, वो मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह पे करता है, पर काले धन की अर्थव्यवस्था पे उनका कोई रिसर्च नहीं है। उनका अगर आप खोल के देखें कि मॉनेटरी इक्वेशन जो होती हैं जिनके आधार पे वो अपनी नीतियां बनाते हैं, उनमें कहीं काले धन की अर्थव्यवस्था का जिक्र नहीं है। तो उनसे एडवाइस लेके ये भी कि हम जो काले धन की अर्थव्यवस्था को रोक लेंगे, ये भी बात समझ में नहीं आती है। फिर एक्सटेंसिव कल्टीवेशन कंसल्टेशन की जहां बात है, तो उसमें अगर हम देखें तो पहले रघुराम राजन थे सितंबर तक। तो अगर एक्सटेंसिव कंसल्टेशन जो सरकार के एफिडेविट में है कि हम तो फरवरी से उनसे बात कर रहे थे, तो अगर बात कर रहे थे तो रघुराम राजन ने तो कहा कि मैंने एडवाइस किया कि ये सही कदम नहीं होगा। इससे पहले भी असर नहीं हुआ था, 1946 में जब हुआ था, 1978 में जब हुआ था, तब भी असर नहीं हुआ था, और अब भी इसका असर नहीं होगा काले धन की अर्थव्यवस्था पे। क्योंकि जो अभी कहा गया है जो आरबीआई के मिनट्स में कि भाई ये जो काली जो संपत्ति होती है ये कोई कैश में नहीं होती है, ये तरह तरह से रखी जाती है, चाहे वो रियल एस्टेट में हो, चाहे सोने चांदी में हो, चाहे विदेशों में हो। तो जो कैश में होता है तो मैंने अक्सर कहा है कि वो तो 1% से कम होता है, और वो 1% भी नहीं निकला, क्योंकि वो तो वापस आ गया, सारा का सारा पैसा 99% तो वापस आ गया। तो जो 1% जो काला कैश रहा भी होगा, काली कमाई से जो कैश बचाया होगा लोगों ने, वो भी उन्होंने कन्वर्ट कर लिया नए नोटों में। दूसरी बात यह कि लास्ट मिनट पे किया गया, 5:30 जो है वो मीटिंग हुई, और जो 7 बजे जो कैबिनेट की मीटिंग हुई, तो 5:30 से कितनी देर उन्होंने उस पर डेलिब्रेशन किया होगा, और कब उन्होंने रिकमेंडेशन दी होगी, और कब कैबिनेट ने जो डेलिब्रेशन किया होगा, और कैसे। तो ये डिसीजन पहले से ही हो चुका था, मतलब जो प्रधानमंत्री ने पहले से ही डिसाइड कर लिया था, और 8 बजे उन्होंने वो स्पीच रिकॉर्ड करके उन्होंने अनाउंस कर दी।
तो ये तो एक तरह से मतलब ये दिखावा है कि हमने आरबीआई से कहा और आरबीआई ने वो रेकमेंड कर दिया और फिर कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। ये था आज का खर्चा पानी दोस्तों। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।